बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ठोसों के आंतरिक गुण का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग विकृत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए कहा जाता है स्ट्रेन। तो विकृत की परिभाषा पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विकृत का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल लगाने से क्या होगा, जिसको लोग विरूपक बल कहते हैं। यानी विरूपक बल लगाने से उसका आकार चेंज होगा। आकार चेंज होने से मतलब उसकी लंबाई चेंज होगी, लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, या उसका आयतन चेंज होगा। तो उसके आधार पर जो विकृत की परिभाषा दी गई वो किस प्रकार से हम लोग देते हैं, जरा पहले परिभाषा हम लोग लिखें, उसके बाद फिर देखते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि विरूपक बल लगाने से, विरूपक बल लगाने से वस्तु के एकांक आकार, विरूपक बल लगाने से वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। विरूपक बल लगाने से वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। यानी आकार एकांक होने से मतलब लंबाई उसकी एकांक हो या उसका आयतन एकांक हो, तो उसके आकार में जो परिवर्तन होगा उसको विकृति कहते हैं। मतलब आप परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र जो लिख सकते हैं विकृति का, वो क्या लिखा जाएगा, विकृति बराबर लिख सकते हैं विन्यास में परिवर्तन, विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। प्रारंभिक विन्यास का मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके लंबाई में विन्यास मतलब विन्यास क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात नहीं हो रही। विन्यास का मतलब लंबाई या उसका आयतन या उसका आकार, तो वो विन्यास में परिवर्तन से मतलब है। तो विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास, ये इसका मेन फार्मूला होता है विकृति का। अब इसके आधार पर परिवर्तन किस तरीके का, उसके आधार पर विकृति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जरा पहले हम लोग विकृति के मात्रक और विमा जान लेते हैं क्या होता होगी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है आप विन्यास विकृति का जो मात्रक होता है, विकृति मात्रक विहीन होती है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तथा मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो भी लंबाई परिवर्तन है, तो लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका मात्रक क्या बनेगा, कोई कुछ मात्रक नहीं होगा। तो विकृति मात्रक विहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तथा इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। यानी ये मात्रक भी नहीं होता है, ना इसकी कोई विमा होती है। भाई मात्रक नहीं होगा तो विमा होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब जरा देखो इसमें विकृति कितने प्रकार की होती है, यानी परिवर्तन क्या हुआ है, आयतन परिवर्तन हुआ है कि लंबाई परिवर्तन हुआ है कि उसका केवल आकार चेंज हुआ है, उसके आधार पर विकृति 3 प्रकार की होती है। तो आप लिख सकते हैं विकृति
3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और दूसरा होता है आयतन विकृति। आयतन विकृति यानी वॉल्यूम स्ट्रेन। और तीसरा होता है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति जिसको इंग्लिश कहते हैं शियरिंग। शियरिंग स्ट्रेन। अब जरा ये तो उनके प्रकार हो गए, और ये फिर 2 प्रकार फिर डिवाइड किए जाते हैं। 3 प्रकार तो इसके प्रमुख है विकृति के, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। फिर ये विकृति जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है तनन विकृति और दूसरी होती है संपीडन विकृति। तनन को कहा जाता है इंग्लिश में टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेन। उसको कहा जाता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेन। इस प्रकार से ये 2 इसके प्रकार हैं अनुदैर्ध्य विकृति के, और इसके 2 जो आयतन विकृति और अपरूपण विकृति होता है इसके कोई प्रकार नहीं होते। तो जरा इन सब चीजों को जरा डिटेल में समझते हैं। इसको जरा पहले नोट कर लीजिए। अब जरा पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होता है इसको जरा पहले हम लोग समझते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक तार है या कोई भी रॉड है या कोई छड़ है, उस पर अगर हम कोई बल लगाते हैं, ना समझना, अगर हम हमारे पास ये कोई मान लेते हैं कोई छड़ है और उसकी लंबाई है L, प्रारंभिक लंबाई उसकी। अब इस पर कोई बल नहीं लगाया गया। जब हम इस पर बल लगाते हैं तो मान लेते हैं इसकी लंबाई, अगर बल लगाएंगे तो बल 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो इसकी लंबाई बढ़ाने के साथ बल लगाएं हम, यानी खींचे उसको, तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी लंबाई इस प्रकार से अगर बढ़ जाती है तो लंबाई अगर खींचे से बढ़ गई तो मान लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L। L तो पहले से थी और डेल्टा और इसकी बढ़ गई लंबाई, ठीक है ना। तो ये जो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा L की। तो लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। जरूरी नहीं है कि लंबाई में वृद्धि हो, मतलब हमने बल इस तरीके से लगाया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैंने इसको खींचा तो लंबाई ऐसे बढ़ जाएगी। या फिर इसका और तरीका हो सकता है कि इसको अगर हम क्षण हमारे पास यही है और इस पर अगर हम बल दबाने वाला लगाएं, आप समझ रहे हैं, दबाने वाले से मतलब यह है कि किसी क्षण को अगर हम इस प्रकार से प्रेस करें F बल से तो इसकी लंबाई फिर घट जाएगी नहीं। तो लंबाई L की मान लेते इसकी लंबाई कितनी हो गई, घट करके L माइनस डेल्टा L। ये लंबाई घट गई, पहले से इतनी लंबी थी, खींचा तो इतनी बड़ी हो गई और दबा दिया तो
इतनी बड़ी हो गई, यानी L माइनस डेल्टा L हो गई। तो दोनों में कितने परिवर्तन कितना हुआ, इससे मतलब है डेल्टा L परिवर्तन हुआ यानी कमी आई, या डेल्टा L की वृद्धि हुई। तो हमको वृद्धि कमी से लेना देना नहीं है। अभी जब अनुदैर्ध्य विकृत की बात कर रहे हो तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है तो हमेशा अनुदैर्ध्य विकृति होती है। लंबाई में जब परिवर्तन होता है, चाहे लंबाई बढ़े और चाहे घटे, तो उसको हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम परिभाषा इसकी दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे इसकी, विरूपक बल लगाने से, विरूपक बल लगाने से, विरूपक बल लगाने से किसी क्षण या कोई भी ठोस या कोई तार हो सकता है, विरूपक बल लगाने से किसी क्षण की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति कहते, ये इसकी सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि विरूपक लगाने से किसी क्षण की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अगर अब इसकी अगर सूत्र लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये लिख सकते हैं। या इसको सूत्र के साथ कर सकते हैं, डेल्टा L लंबाई परिवर्तन चाहे वृद्धि देखें और चाहे कमी देखें, कितनी परिवर्तन हुआ है इससे मतलब है। तुम्हारी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा L का, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है L। तो ये हमारी कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई या क्षण की लंबाई में होने वाले परिवर्तन तथा उस क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं परिभाषा, भैया तो रेशियो है लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब चूंकि लंबाई में परिवर्तन या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है ना, लंबाई परिवर्तन मतलब लंबाई या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो घटने बढ़ने के आधार पर जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो दो प्रकार की हो जाती है। पहले तो होती है तनन विकृति। तो तनन विकृति से मतलब पहला प्रकार कौन सा होगा, तनन विकृति। तो तनन विकृति से मतलब होता है कि अगर लंबाई बढ़ रही है खींचने से तो उस समय जो विकृति उत्पन्न होगी उसको हम लोग कहते हैं तनन विकृति। यानी लंबाई जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और उस क्षण की लंबाई में वृद्धि हो तो उस समय जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी उसको कहा जाता है तनन विकृति कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तनन विकृति बराबर अगर लंबाई में वृद्धि है तो लंबाई परिवर्तन की जगह आपको यहां पर क्या लिख देना है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। या इसको हम लोग लंबाई में वृद्धि कहें तब भी डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर लंबाई में कमी आ रही है, हम ऐसा बल लगाएं कि उसकी लंबाई घट जाए, यानी उसको दबा दें हम, तो दबा देंगे तो लंबाई कम हो जाएगी। तो उस समय जो विकृति उत्पन्न होगी उसको हम लोग कहते हैं संपीडन विकृति। तो संपीडन विकृति का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, लंबाई में कमी
बटे प्रारंभिक लंबाई। या सोच सकते हैं डेल्टा एल अपान एल, ये भी लिख जाएगा। डेल्टा एल यहाँ पर क्या होगी, लंबाई में कमी। तो ये अंतर है दोनों में, लेकिन जो तनन विकृति हो चाहे संपीड़न विकृति हो, ये होती है अनुदैर्ध्य विकृति के ही प्रकार होते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो जब भी लंबाई में परिवर्तन की बात आएगी तो हमेशा कौन सी विकृति उत्पन्न होगी, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है ना। और अगर लंबाई में वृद्धि हो रही तो उसी को हम कह देते हैं तनन विकृति, अगर लंबाई में कमी हो रही तो उसी को कह देते हैं संपीड़न विकृति। बात क्लियर हुई। अब यहां से देखो मात्रक स्पष्ट दिख रहा है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई सभी में है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। तो लंबाई परिवर्तन यानी मीटर, प्रारंभिक लंबाई मतलब मीटर, तो मीटर में कैंसिल हो गया तो मात्रक क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो विकृति किसी भी प्रकार की हो, ठीक है ना, हमेशा उसका जो मात्रक होगा वो नहीं होता है, यानी इस मात्रक विहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता और ना इसकी कोई विमा होती है। तो इस प्रकार से ये अनुदैर्ध्य विकृति की बात तो समझ में आई कि लंबाई में वृद्धि होगी तो तनन विकृति, लंबाई में कमी होगी तो संपीड़न विकृति। अब दोनों में से कोई चीज अगर हो रही तो उसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। बात क्लियर हो गई। तो अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा इस प्रकार नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं दूसरे की। दूसरा प्रकार है आयतन विकृति। आयतन विकृति इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन तो इस अब नाम से लग रहा है कि मतलब परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन किसमें हो, आयतन में। तो इसकी परिभाषा इस पर लिख सकते हैं, विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर किसी ठोस के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति कहते हैं। इसका मतलब देखो क्या है, जिसके पहले हम लोग एक आयतन प्रतिबल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल पढ़ा है। अभिलंब प्रतिबल का मतलब क्या है, अभिलंब प्रतिबल का मतलब था कि जब किसी भी ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाए, जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है और इस पर अगर किसी भी ठोस को अगर इस द्रव में डुबा देते हैं तो इस द्रव पर एक अभिलंबवत बल द्रव द्वारा ठोस पर एक अभिलंबवत बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण इसका जो आयतन है वो घट जाता है। मतलब इतना बचा, यानी पहले आयतन कितना था इसका v, और जो आप कितना आयतन बच रहा है v माइनस डेल्टा v, आयतन कुछ घट गया। प्रारंभिक आयतन है v, आयतन कितना घट करके हो गया v माइनस डेल्टा, परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा v का। तो इसकी जो परिभाषा हमने लिखी है विरूपक बल लगाने से, तो विरूपक बल कौन सा लग रहा है, ये द्रव द्वारा इस पर लगाया गया जो बल है वो एकांक आयतन पर कितना लग रहा है उसी को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल को हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है कि एकांक आयतन या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो अभिलंबवत बल होता है उसको कहा जाता है अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल जब लगा हो तो उसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। तो एकांक आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है वो कहलाता है आयतन विकृति। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन
आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन, या इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा वी अपान वी, ये लिख सकते हैं। और साथ में से माइनस और चिन्ह लगाते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि माइनस क्यों लगा दिया गया है यहां पर। माइनस ये बताता है कि जब हम किसी ठोस पर जब हम बल लगाएंगे, यानी विरूपक बल लगाएंगे, तो विरूपक बल लगाने से मतलब यहाँ पर क्या है, दाब लगाया जा रहा है, ठीक है ना। एकांक सिर पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो जो दाब लगेगा, उस दाब के कारण इसका आयतन घटता है। दाब बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, इसका आयतन घट रहा है। तो माइनस चिन्ह बताता है कि दाब बढ़ाने से जो ठोस का आयतन है वो घट जाता है। समझ रहे हैं। तो परिवर्तन कैसे निकालोगे, बाद में जितना आयतन हो गया माइनस पहला आयतन करोगे तो v माइनस डेल्टा v माइनस v करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस v आएगा। तो आयतन परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा v अपान v, v का मतलब प्रारंभिक आयतन। तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी विरूपक बल द्वारा किसी ठोस या किसी वस्तु या किसी पदार्थ के आकार में होने वाले, वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन, आयतन में होने वाले परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। तो ये परिभाषा लिख सकते हैं आयतन विकृति की। बस समझ आ रही है। तो आयतन विकृति, इसमें देखो आयतन विकृति, आयतन परिवर्तन है मीटर क्यूब, प्रारंभिक आयतन है मीटर क्यूब, दोनों कट जाएंगे, मात्र क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि आयतन विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये तो बात हमारी थी आयतन विकृति की, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक बात करते हैं अपरूपण विकृति। तीसरी प्रकार की विकृति हमारे पास है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति इंग्लिश में कहते हैं इसको शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेन। ये इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, जो अभी हम लोगों ने परिभाषा लिखी है उससे थोड़ा सा अलग। कैसे अलग है जरा ये समझो। जैसे अगर एग्जांपल दो देखो, जैसे अगर हम कभी अगर ताश अगर खेला हो, तो ताश की नई गड्डी लेकर के अगर ऊपर बल लगाएं, इसको हाथ में रख लीजिए और ऊपर उसको बल लगाते हैं, तो उसका जो आकार है, जैसे इस पर गड्डी रखी हो, इस पर ऐसे बल लगाओ तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला जो पत्ता है सबसे आगे चला जाएगा, उसके नीचे वाला थोड़ा कम जाएगा, उसके नीचे वाला और कम जाएगा, और सबसे नीचे वाला स्थिर रहेगा। तो उसका क्या होगा, उसका आकार चेंज हो जाएगा। या बुक है, बुक ऊपर बल लगाओ तो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। तो वो स्थिति यहाँ पर लानी है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर जरा देखो इसमें, जैसे हमारे पास अगर कोई बेलन है और उसका एक सिरा अगर हम फिक्स कर दें, ये जो मेज पर रखा और इसको हमने क्या किया है, एक समझो चिपका दिया है इसको मेज पर कि बल लगाएंगे तो ये खिसकेगा नहीं यहां से। और इसका जो एरिया है वो है ए, जहां पर बल लगा रहे हैं, और इस पर बल लगाना है आपको एफ। तो इसका आकार तो कैसा हो जाएगा, ये क्या यहां से खिसकेगा, नहीं खिसकेगा, क्योंकि मान चलें फिक्स है ये। तो उसका आकार कैसा दिखेगा हमको जरा देखो, इसका आकार हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऐसे थोड़ा ये बल लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ये जब बल लगा होगा उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी हमको दिखाई पड़ेगी। तो कितना ये प्रारंभिक स्थिति से कितना ये शिफ्ट हो गया है उसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स, और कितनी उसकी हाइट थी ऊपर वाले सिरे की वो मान लेते हैं एल, या कैपिटल एल स्मॉल कुछ भी मान लो। अगर ये सिचुएशन है तो डेल्टा एक्स अपान एल, यानी ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन और ऊपरी पृष्ठ का स्थिर पृष्ठ के बीच की लंबवत दूरी एल, ये भाई त्रिज्या वाली नहीं, ये वाली लंबाई का अनुपात जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरूपण विकृति। परिभाषा किस प्रकार से लिखते हैं कि जब
किसी ठोस के आधार को स्थिर करके उसके ऊपरी पृष्ठ पर विरूपक या विरूपक शब्द कह सकते हैं, या उसको ऊपरी पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स, तथा इसकी जो ऊपरी पृष्ठ है तथा इसकी स्थिर पृष्ठ की लंबवत दूरी, इसकी ऊपरी पृष्ठ की स्थिर पृष्ठ की लंबवत दूरी क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल एल या कैपिटल कुछ भी लिख लो, के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जब किसी ठोस के आधार को स्थिर करके, आधार को हमने फिक्स कर दिया करके उसके ऊपरी पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन कितना हुआ, ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन डेल्टा एक्स तथा इसकी स्थिर पृष्ठ की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी कितनी है, कितना लंबा हमारा ये बेलन था, वो है एल, के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। तो इसका अपरूपण विकृति का सूत्र क्या लिख सकते हैं, अपरूपण विकृति बराबर डेल्टा एक्स बटे एल, ये लिख सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान दो, अगर हम ये मान लें कि विस्थापन कितना हुआ है, अगर एंगल के साथ नापे तो मान लेते हैं डेल्टा थीटा हो गया, कि पहले ऐसे खड़ा था, इतना झुक गया, डेल्टा है, तो डेल्टा जो थीटा आया है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहां इस त्रिभुज पर देखो तो इसको इस त्रिभुज के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल, टेन थीटा लंब बटे आधार होगा, तो लंब है कितना, डेल्टा एक्स, आधार कितना है इस त्रिभुज में एल, तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं। अब क्योंकि टेन थीटा इतना हो सकता है, और यदि थीटा का मान बहुत कम है, मत थीटा बहुत ज्यादा तो होगा नहीं भाई, बल लगाओगे तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं एकदम से 40-50 डिग्री का कोण बनाने लगे टेढ़ा होकर के, तो थीटा का मान बहुत कम है, तो थीटा जो है यानी टेन थीटा का जो मान है उसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, थीटा के बराबर। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह क्या आ सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन एल, टेन थीटा की जगह थीटा हो जाएगा तो डेल्टा एक्स अपॉन एल लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि अपरूपण विकृति जो है, अपरूपण विकृति को हम लोग थीटा से भी लिख सकते हैं, और थीटा से मतलब होता है कि ऊपरी पृष्ठ का कितना विस्थापन हुआ है, जहां पर फोर्स लगाया गया उस पृष्ठ का कितना विस्थापन हुआ है, फोर्स कहां से लगा है, ऊपरी पृष्ठ पर,
और उसके ऊपरी पृष्ठ से स्थिर पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी है, वो उसका रेशियो तो अपरूपण विकृत कहलाएगा। और कितना कोण बना दिया है उसने ऊर्ध्वाधर से, कितने एंगल से झुक गया है, वो उसके बराबर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन शर्त है कि थीटा का मान बहुत कम होना चाहिए और थीटा कम होने के साथ साथ थीटा का मान रेडियन में भी होना चाहिए, ठीक है ना। अंश में आप यूज नहीं करोगे, थीटा का मान जब भी यहां लिखा जाए किसमें लिखा जाएगा, रेडियन। तो यहां पर भी आप इसका यहां से भी देखोगे अपरूपण विकृत का कोई मात्रक नहीं होगा। डेल्टा एक्स ये भी दूरी है, एल ये भी दूरी है, दोनों का अनुपात है, इसका मतलब है इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि अब जो अपरूपण विकृत होती है वो कब उत्पन्न होती है, जब किसी स्थिर पृष्ठ, किसी ठोस के एक पृष्ठ को स्थिर रख करके उसके ऊपरी पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखी बल लगाया जाए, तब अपरूपण विकृत उत्पन्न होती है और उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो विकृत के बारे में आज हम लोग इतना ही जानेंगे। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।